गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल मैंने जो फर्स्ट वीडियो भेजा उसके लिए जो रिस्पॉन्स आया आप लोग तरफ से बहुत बहुत प्यार मेरी तरफ से ये शो करता है कि आज भी मैं आप लोगों के दिल में बसा हूँ और आप मेरे दिल में बसे हुए हैं। इसके लिए फिर से शुक्रिया। कई लड़कों ने और कई लड़कियों ने भी ये मैसेज किया मुझे कि सर सेकेंड टर्मिनल्स का जो पोर्शन है वहाँ से पढ़ाना शुरू कीजिए। और किसी ने मैसेज भी किया कि सर दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम सो इट सीम्स टू बी यू आर नर्वस। ओके, आई एक्सेप्ट इट। एक्चुअली मैं नर्वस नहीं हूँ। एक्चुअली मैं जो टाइम है मैं चाहता हूँ कि टाइम को ध्यान में रख करके ये वीडियो बनाऊँ। वो टाइम को लेकर के मैं जो हेजिटेट था कि भाई मैं कितना बोलूँ क्या कम बोलूँ, क्योंकि क्लास में एक लिमिटेशंस भी मैं पार कर जाता था। घंटी लग रही है और मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, है ना। तो वहाँ 40 मिनट्स में 45 मिनट्स में बहुत चीज़ बता दिया जाता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वीडियो थोड़ा सा छोटा हो, है ना। तो कोशिश करूँगा। और जो मेरी वॉइस मॉड्यूल है ये क्लास में कुछ और होती है, क्योंकि यहाँ रूम में उतनी ज़ोर से, क्योंकि आप सब जानते हो कि मेरी आवाज़ क्या है ओरिजिनल। तो इस रूम में बोलना थोड़ा सा मेरे लिए कठिन है, क्योंकि अगल बगल भी सारे आस पड़ोस हैं। तो मेरी आवाज़ आएंगे कहेंगे कि क्या बक बक कौन कर रहा है ना। बात को समझे। तो लेकिन फिर भी मैं धीरे धीरे सेटअप करूँगा आप सभी लोगों के लिए, और कोशिश करूँगा कि सेकेंड टर्म का जितने भी पोर्शंस है आपका, चाहे जो है हिस्ट्री पोर्शंस हो, पॉलिटिकल हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, मैं टाइम टू टाइम डेली वीडियो देता जाऊं और समय से पहले ख़त्म कर दूं। और फिर से एक बार कहूँगा कि ये वीडियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो अपने दोस्तों के बीच में, जहाँ भी आपके दोस्त हों, दूसरे स्कूल के बच्चे हों, वहाँ तक जो रिमोट एरिया में बच्चे हैं वहाँ तक आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और मुझे प्रमोट करें। जितना आप शेयर करोगे, जितना इसको सब्सक्राइब लाइक करोगे, वो मेरे लिए आपका प्यार होगा। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। मैं स्टार्ट करता हूँ। टाइमिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशंस एंड स्टॉप जस्ट, हाँ जी, चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ। द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ द नेशन। तो चूंकि ये मैं नेशंस के बारे में बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट जो नेशंस के बारे में है, तो नेशंस के बारे में और नेशनलिज्म्स के बारे में मैं 20 से 25 मिनट का वीडियो फर्स्ट पार्ट में बना दिया। तो मुझे उम्मीद है वो वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। नहीं भी आई होगी तो आप लोग कमेंट करेंगे, क्योंकि वो मैं टाइम फ्रेम के टाइम जो था ना, उस टाइम को देखते हुए मैं थोड़ा सा बहुत कुछ स्किप कर गया था। तो फर्स्ट वीडियो में मुझे एक और टर्म्स बताना था, जो मैं टर्म्स की बात कर रहा था, एक सोशल रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू वर्ड्स, टू टर्म्स। आप अगर हिस्ट्री पढ़ते हो तो भी, आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो तो भी, दोनों में ये काम आएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे वर्ड्स आएंगे जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो उस वर्ड्स को आप क्लियर करते जाइए, ताकि आगे वाले समय में भी आप उस वर्ड से फेमिलियर हों। तो दो टर्म्स था, एक मैं बता दूं कि एक जो था, हाँ, सोशल रिपब्लिक। ये सोशल रिपब्लिक है क्या, राइट। तो सोशल रिपब्लिक, हर कंट्री का एक अपना अपना फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होता है, राइट। तो सोशल रिपब्लिक भी देखेंगे, जर्मनी के आसपास के जितने भी जो जहाँ पर आज जो है कम्युनिस्ट सरकार है, वहाँ की ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है, जहाँ पर जितने भी प्रोडक्शन होंगे वर्कर के द्वारा ऑन किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा, जो भी वर्कर्स लोग होंगे, राइट। और उनका जो हेड होगा रिपब्लिक, दैट मीन्स इट इज़ नॉट हेरिडेटरी। जिस तरह से आज हमारा जो प्रेसिडेंट है, हमारे इंडिया के जो हेड होते हैं, इट इज़ नॉट हेरिडेटरी। हेरिडेटरी का मतलब है कि उनके संतान उनके संतान उनके संतान, मतलब पीढ़ी दर उन्हीं के खानदान के चलते आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड हेरिडेटरी, राइट। तो रिपब्लिक का मतलब होगा वो हेरिडेटरी नहीं होंगे बल्कि इलेक्टेड होंगे, राइट। तो यहाँ पर सोशल रिपब्लिक होंगे, जो रिपब्लिक जो होंगे जनता के द्वारा इलेक्टेड होंगे। और वो क्या होंगे, सोशल मतलब जो भी सोसाइटी में जो कॉमन लोग होंगे उनके द्वारा वो ऑन होंगे, सब कुछ मैनेज किया जाएगा। जैसे हम एक समाज में देखते हैं कि एक कैपिटलिस्ट यानी पूंजीपतियों का जो है वर्ग वहाँ पर काम करता है, जैसे अमेरिका इस सब में है। इंडिया में जो देखते हैं हम लोग, जो इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा तो इसको डिटेल करूंगा, तो मिक्स्ड इकोनॉमी है इंडिया में। तो देखते हैं यहाँ पर कुछ कैपिटलिस्ट को भी दिया गया है और कुछ जो है सरकार के पास भी जो है हमारे पास रखा हुआ है सारा पावर्स,
तो दोनों का कॉम्बिनेशन से, दोनों के तालमेल से चलता है। तो सोशल रिपब्लिक भी वही चीज हो गया, जहां पर जितने भी प्रोडक्शन है, जितने भी कुछ काम होगा, वहां वर्कर के द्वारा ही किया गया होगा। राइट? क्यों? क्योंकि हमने देख चुका कि मोनार्की में पहले क्या था कि वर्कर की कंडीशंस बहुत ही खराब थी, और यही वर्कर्स लोग जो है रेवोल्यूशंस करवाया था। तो उन लोग तो चाहेंगे कि भाई ऐसा शासन सत्ता फिर ना आए जो हमारे के लिए, जो हमारे लिए नुकसान हो, इसलिए उन्होंने इस फॉर्म का गवर्नमेंट को चुना, सोशल रिपब्लिक। राइट? और डेमोक्रेटिक, जो आज हम लोग इंडिया में जिस फॉर्म का गवर्नमेंट है, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक, यानी फुल्ली फॉर द पीपुल। राइट? अब इस पीपुल में कई तरह के लोग होते हैं, गरीब भी हो सकते हैं, अमीर भी हो सकते हैं, वो बात का चीज है। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने दिया। राइट? तो अब देखते हैं यहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशंस। इस पूरे टॉपिक में आप देखिएगा कि एक आइडिया आती है रेवोल्यूशंस एक फ्रेंच में, जो क्लास नाइन्थ में इसीलिए जो है पूरा हम लोग को जो वर्ल्ड एक हिस्ट्री पढ़ाई जाती है क्लास 9-10 में। तो वर्ल्ड हिस्ट्री का क्यों जरूरी है, हम लोग क्यों पढ़ते हैं? एक तो इंडियन हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते ऐसे भी सब बोर हो जाते हैं यार, हो जाते हैं कि नहीं, कि कोई पढ़ना नहीं चाहते हैं, क्या मेडिवल, क्या जो है मुगल और सल्तनत, दिस दैट एंशियंट करते रहते हैं हम लोग। लेकिन पढ़ने का इंपॉर्टेंस है। विदाउट जो है हम लोग जो है वर्ल्ड हिस्ट्री के, हम लोग जो इंडियन हिस्ट्री पढ़ ही नहीं समझ ही नहीं सकते हैं, अधूरा है। खास करके मैं बताता हूं 16-17 सेंचुरी की बाद की कहानी। ठीक? तो जो भी वहां पर घटना घटेगी, उसकी जो प्रभाव जो है, उसकी इफेक्ट्स जो है, द इफेक्ट्स ऑफ दैट रेवोल्यूशंस विल कम इनटू आवर कंट्री आल्सो। वी विल सी नेक्स्ट हाउ। क्लियर? अब क्यों? क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन है, यही पहला रेवोल्यूशन है जो पूरे वर्ल्ड को एक कॉन्सेप्ट देती है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, जो आज हम लोग मॉडर्न वे में उसको एडॉप्ट किए हुए हैं। सारे लोग हम लोग इंजॉय कर रहे हैं राइट्स को। राइट? तो यही फ्रेंच रिवोल्यूशन में जो ही है, वही जो है नेशंस का कॉन्सेप्ट देगा। और विदाउट नेशन के बिना तो हम लोग कुछ हो ही नहीं सकते, एक बॉन्ड हो ही नहीं सकते, हमारा एक कोई अपना कॉमन कल्चर हो ही नहीं सकता है। जिस तरह से हमारा एक नेशन, हमारा भारतीय एक नेशन है, आप फॉर्म फिलअप करते होगे, देखते होगे नेशनलिटी लिखी रहती है कॉलम, आपकी नेशनलिटी क्या है, तो बड़ी गर्व से लिखते हो इंडियन। क्यों? क्योंकि आपके इंडियन एक पहचान है। जितने भी लोग होते हैं इस इंडिया में, जितने भी स्टेट हैं, सबकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है कि भैया हम इस बाउंड्री के अंदर हैं, दैट इज कॉल्ड आवर नेशन। राइट? तो वही कॉन्सेप्ट आती है नेशन। तो क्वेश्चन कहोगे कि सर क्या फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले नेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था? नो सर, बिल्कुल नहीं था, तभी तो हम लोग नेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक? तो फ्रेंच रेवोल्यूशन इन्हें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोग को देते हैं, इसलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 9th में बहुत अच्छी तरीके से आप सीख चुके होंगे। इसलिए कितना इंपॉर्टेंस है ये रेवोल्यूशन हमारे लिए। जब तक फ्रेंच रेवोल्यूशंस को आप नहीं पढ़ोगे, तब तक आगे के रेवोल्यूशंस को शायद कनेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये बेसिक रेवोल्यूशंस है एंड ट्रू रेवोल्यूशंस इन द वर्ल्ड। क्योंकि हम देखते हैं कि जिस सत्ता के लिए, जिस सिस्टम वहां पर जो एग्जिस्टेंस था, उसके लिए जो लड़ाई लड़ते हैं, और फिर वही चेंज करके फिर घूमते घूमते वही सिस्टम आ जाती है। यानी मोनार्की के लिए अगेंस्ट में लड़े थे, फिर दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आते हैं, फिर आते आते और लास्ट में फिर मोनार्की ही आ गया। तो क्या फायदा हुआ रेवोल्यूशंस का? और लास्ट में मोनार्की को हम लोग एडॉप्ट भी कर लेते हैं नेपोलियन के फॉर्म में। लेकिन फिर भी नेपोलियन को भी जाना जाता है, जाना पड़ता है, क्योंकि अति सर्वते, जो भी अति होती है उसका नाश होना जरूरी होता है। राइट? तो चलिए, तो हम ज़्यादा नहीं खींचेंगे क्योंकि हमारा टाइम फ्रेम भी है। हम आज 2 वीडियो आज डाउनलोड करूँगा, अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। तो फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। तो 1789 में जो रेवोल्यूशन हुई थी वो क्या है? ठीक है, तो ये देखेंगे कि ये जो फ्रेंच रिवोल्यूशन है, ये हम देखेंगे कि सोवरिन पावर जो मोनार्की के पास थी। तो सोवरिन का भी टर्म्स करने हम फर्स्ट पार्ट में जो है मैंने डाल दिया है कि उसकी मीनिंग क्या होती है। तो मोनार्की के पास जो सोवरिन पावर था, उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, मतलब चेंज कर दिया जाता है। अब सत्ता किसके पास आ जाती है? ट्रांसफर, आप देखेंगे, पीपुल टू द पीपुल। राइट? अब लोगों के पास, जनता के पास सुप्रीम पावर आ गया, कि मतलब आप अपने हिसाब से शासन को चलाइए, अपना एक लॉज लिखिए, उसी के अनुसार जो है आप काम कीजिए। राइट? तो हम देखेंगे कि भाई ठीक है, हमारे पास आ गए, पावर आ गई, जनता आ गई, हमारे पास सुप्रीम पावर आ गया। तो ये सुप्रीम पावर जब आ गया, तो हम आगे देखेंगे कि
कि ये जो जितने भी फ्रेंच के लोग थे आपस यूनाइट कैसे हुए। रेवोल्यूशंस लाने के लिए क्रांति एक से नहीं होती है, बहुत सारे फैक्टर्स होती है। रेवोल्यूशंस लाना इतना आसान बात नहीं है, उसके लिए हिम्मत होनी चाहिए। सपोज के लिए आपके आपके प्रति कोई एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, आप देख रहे हो कि एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, कि आपकी हिम्मत है, आप लड़ सकते हैं उस चीज को? सब उस चीज को देखते हैं कि एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, गलत हो रहा है आपके समाज में, किसी के पास हिम्मत है नहीं। तो उसके लिए कोई लीडर्स आते हैं, कोई फिलोसफर्स आते हैं, वो लीड करते हैं और फिर उनके साथ आप जुड़ जाते हैं। खैर ये रिवोल्यूशन की डिटेल चैप्टर है, वो हम क्लास 9 में पढ़े हैं, बार बार मैं बता रहा हूँ, तो उसमें नहीं जाऊँगा मैं, फिर चैप्टर ये बड़ा हो जाएगा, राइट। अब मुद्दे पर आते हैं कि क्या क्या ऐसे नए रेवोल्यूशंस में क्या क्या किया गया फ्रेंच रिवोल्यूशन में, कि ताकि जो है लोग यूनाइट हो जाए। तो कॉमन आइडेंटिटी हम शेयर करेंगे, लोगों को बताएंगे। तो क्या क्या कॉमन आइडेंटिटी थी आप देखिए यहां पर, टू क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमॉन्ग्स द पीपुल, व्हाट दे वे डीड, द आइडियाज ऑफ लापर्ट्राइट। लापर्ट्राइट का मतलब क्या है? तो फादरलैंड। जैसे हम लोग जो है एशिया में जितने भी हम मदरलैंड के रूप में जो है अपने नेशंस को डिनोट किया था, लेकिन वहां पर फ्रांस में जो है अपने लैंड को उन्होंने अपने नेशंस को फादरलैंड के रूप में डिनोट किया था, जो लापर्ट्राइट के रूप में है। लेओ सिटीजन, पहले सिटीजन्स की कोई कंसेप्ट नहीं थी। सिटीजन, सिटीजन कैसे कहलाओगे? हम इंडियन के सिटीजन्स हैं। आप हम पढ़ते हैं ना सिटीजनशिप किसकी है, तो इंडियन की सिटीजनशिप है। तो पहले ये सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट भी नहीं था। क्यों? क्योंकि मोनार्की थी। अब मोनार्की की जो है एक जो है टेरिटरी दूसरे टेरिटरी की, मतलब इंपीरियलिज्म जिसको कर सकते हो, वो चीज था। तो सिटीजन्स का भी नहीं था। तो अब कह दिया कि भाई जो आप इस नेशन, इस बाउंड्री के अंदर जितने भी रहोगे, वो सारे कोई क्या कहलाओगे? सिटीजन कहलाओगे, राइट। तो सिटीजन्स कॉमन जैसे ही डाल दिया कि भाई हम लोग भी इंडियन सिटीजनशिप ही हैं। आप जैसे अमेरिका जाते हो, बॉम्बे जाते हो, कोई दूसरे विदेश जाते हो और वहां आपके जो इंडियन मिल जाते हैं, किसकी सिटीजन? इंडिया। ओह इंडियन। आप वहां नहीं देखते हो कि झारखंड के हैं, बिहार के हैं, कि यूपी के हैं, कि कौन सा स्टेट के, वहां देखते हो बस इंडिया के हैं। बस एक फीलिंग्स आ जाती है में अपनापन का, है ना। तो वही चीज है, यहां भी सिटीजन्स की कॉन्सेप्ट डाल दिया कि भैया अब तुम सब इस बाउंड्री के अंदर के रहो, सब एक हो, एक हो गए। अरे वसंत में आप देखिए आगे स्लाइड ऊपर लो। तो ये क्या है? अब देख, तो हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है नेशनल असेंबली क्रिएट किया गया, ठीक है। नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली क्या है? पहले जनरल असेंबली हुआ करती थी। तो सारे जो 9th क्लास का चीज़ है, हम बार बार बता रहे हैं, फिर वीडियो मेरी लंबी हो जाएगी बताने के क्रम में, चलो बता ही देता हूँ। जो जनरल रिपब्लिक थी, जो पहले मोनार्की की जो सिस्टम होती थी, एक गवर्नमेंट फॉर्म चलाने की जो तरीका होती थी, उसको कहा जाता था जनरल असेंबली। तो जनरल असेंबली में हम देखते थे फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट के लोग मिलते थे, तो उस असेंबली को कहा जाता था जनरल असेंबली, राइट। अब जो है जनरल असेंबली का नाम हटा करके उन लोगों ने नेशनल असेंबली कर दिया। नेशनल असेंबली में मतलब कि जो भी इस नेशन के जो लोग होंगे, अब उसमें सारे कॉमन लोग आकर के अपना जो है अपने हिसाब से उसमें फॉर्मुलेट करेंगे। नेशनल असेंबली बन गई। अब लोगों में भी आ गई कि हाँ, जैसे हम लोग कैसे लीडर को चुन करके पार्लियामेंट में भेजते हैं, या फिर जो है विधानसभा, विधान परिषद जो हमारी असेंबली है स्टेट पे, उसमें हम लोग भेजते हैं, वोटिंग करते हैं। हम लोग जो है कि या हम लोग के पास पावर है, कुछ फीलिंग्स आ रही है अंदर में, तो वो चीज उन लोग को करने का प्रयास किया गया, राइट। अब उसके बाद क्या है कि नेशनल पोएम लिखने गया। जिस तरह से आज हम लोग है नेशनल सॉन्ग ये सब जो हम लोग गाते हैं, तो हम लोग एक होते हैं कि हाँ हमारे इंडियन का चीज़ है। तो वहाँ भी अपना एक नेशंस का पहचान बनाने के लिए एक नेशनल जो है सॉन्ग्स उन लोग बनाने लगे, है ना, पोएम बनाने लगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसे घटना घटती है जो लोगों को एक करने में मदद करती है। तो दीज आर द फैक्टर्स जो मैंने आप लोग को क्वेश्चन किया था कि व्हाट आर द मेथड्स टू ब्रिंग द पीपुल यूनाइट बाय द रेवोल्यूशनरीज। ये आप फैक्टर, ये इसका आंसर लिख सकते हो पॉइंट वाइज में, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। अब दूसरा चीज है कि देखेंगे हम लोग कि डेस्पोटिज्म एक वर्ड आता है आप लोग का, डेस्पोटिज्म। ये डेस्पोटिज्म वर्ड क्या है, इसमें भी आप फंस सकते हो। ये भी एब्सोल्यूटिक है, मतलब कि अब इसमें जो है जो भी शासन है वो एब्सोल्यूट तरीके से चलाएगा, दैट इज कॉल्ड डेस्पोटिज्म। डेस्पोटिज्म और एब्सोल्यूट दोनों मिलता ही है, राइट। तो डेस्पोटिज्म वर्ड है, राइट। अब हम लोग देखेंगे
क्या है इसमें कि जैकोबिन क्लब्स की बात आती है। जैकोबिन क्लब्स हमने देखा कि क्या चीज है, राइट। जैकोबिन क्लब क्लास 9 में भी देखा, एक क्लब होती थी, एक मीटिंग होती थी, जहां पर जैकोबिन नाम पड़ा, एक चर्च की बिल्डिंग थी, उसी के नाम पर पड़ गया जैकोबिन क्लब, राइट। तो उस क्लब में जाकर के जितने भी रिवोल्यूशनरीज लोग थे जो चाहते थे कि भाई मोनार्की के अगेंस्ट में हम लोग कुछ जो है नियम बनाए, कुछ एक एक्शंस ले, क्या क्या उन लोग जो है अपना प्लानिंग बनाते थे, वो जाके चोरी छिपे जाकर के उस बिल्डिंग में जाकर के अपनी जो है प्लानिंग करते थे। दैट इज कॉल्ड जैकोबिन क्लब। वो एक मीटिंग क्लब थी, एक ऐसे समझिए मीटिंग क्लब, जैकोबिन क्लब, ठीक है। तो जैकोबिन क्लब मीटिंग में हम देखेंगे कि भाई जो रेवोल्यूशनरीज जो थे, फ्रेंच के लोग जो थे, वो लोग शांत नहीं बैठे थे। क्यों नहीं शांत बैठे थे? क्योंकि वो दूसरे यूरोप के जितने भी अगल बगल के कंट्री थे वहाँ भी जो है जो है नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट लाना चाहते थे। सपोज कर लो आपके एरिया में एक कोई भी बीमारी आई है, उसको ख़त्म कर दिए। जिस तरह से अभी कोरोना है, सपोज कर लो अभी कोरोना आपका यहाँ ख़त्म हो गया, तो क्या आप जाना छोड़ देंगे बगल में? आपको डर है ना कि बगल के एरिया में जाएंगे तो आपको हो जाएगा, कभी भी वहां से आ सकता है। तो क्या करेंगे? वहां भी वो आप उसको बीमारी को दूर करने का प्रयास करेंगे, जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट ने तैयार कर रही है कि पूरा वर्ल्ड इसमें जुटी हुई है। ठीक उसी प्रकार कि अगर हम अपने यहाँ ठीक है मोनार्की को खत्म कर दिए, तो जितने भी अगल बगल जितने भी यूरोपियन कंट्री थे वहाँ भी तो मोनार्की थी, तो क्या चुप बैठेंगे? कहेंगे भाई कि वो तो अपना काम कर लिया, हम लोग को अभी जो है ये अब बिगाड़ेगा माहौल, तो उन लोग जो है एक्शन लेना शुरू करेंगे यहाँ पर विद्रोह करने के लिए। इतने शांत तो बैठेंगे नहीं। इसलिए यहाँ के रिवोल्यूशनरी सोचे कि नहीं, अगर हमको यहाँ परमानेंटली स्थापित करना है हमको नेशन, तो हमको क्या करना पड़ेगा? यूरोपियन कंट्री में जितने भी हैं वहाँ भी जो है इस सिस्टम को लाना पड़ेगा, जो हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशंस में लाया। इसलिए अपने आर्मी को क्या किया? उन्होंने भेजना शुरू किया सब जगह, और इनके आर्मी को भी जो है वहां के लोग जो है वेलकम किए कि भाई जो है आप आइए, हमारे लड़ाई में मदद कीजिए, भाई जो यहां पर एग्जिस्ट जो है मोनार्की एग्जिस्ट है उसको दूर कीजिए, राइट। इसीलिए वहां के आर्मी को जो है हैमिंगर्स के रूप में, मतलब मसीहा के रूप में जो है उन लोग वेलकम करते थे। आइए आप मसीहा हैं, आप ही जो है हमारे जो है सिस्टम को चेंज कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं आप, क्योंकि आप तो अपने कंट्री में लड़ चुके हैं। इसलिए उनको वेलकम किया जाता था। ये भी क्वेश्चन आता है कि वेलकम क्यों किया जाता था दूसरे दूसरे यूरोपियन टेरिटरी के द्वारा जो है फ्रेंच आर्मी को? क्योंकि वहाँ के लोग जो है सिस्टम को चेंज करना चाहते थे, इसलिए फ्रेंच आर्मी को वेलकम करते थे मदद के लिए कि भाई आप आइए हमारी मदद कीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज है। नेक्स्ट स्लाइड अब देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड में फ्यूडल सिस्टम पढ़ ही लिया आप लोग। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेपोली कोड क्या होता है। तो देखेंगे कि नेपोलियन जो है ये भी मोनार्की था। फ्रांस में जो है मोनार्की भी शुरू से था। फिर देखते हैं कि नेशनल असेंबली आती है, फिर जो है बहुत तरह के वहाँ पर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनती है, लास्ट में जो है फिर लास्ट में मोनार्की आ जाते हैं। आपका कौन? नेपोलियन आते हैं, और उन्होंने बहुत सारे ऐसे चेंजेस करते हैं जो लोगों को शुरू में बहुत ही अच्छा लगता है कि भाई अच्छा काम कर रहा है, और मोनार्की को जो है उन्होंने पसंद किया, मोनार्की को एडॉप्ट कर लिया। सपोज कर लो आपको ज़रूरत है, आपके यहाँ सपोज कीजिए घर में किसी रोटी की ज़रूरत है पेट भरने के लिए, सारे भूखे हैं, और मैं ला करके बिस्किट दे दूँ। आप क्या कहिएगा कि मुझे पहले रोटी दे दो? आप तो सोचिएगा जो पहले मिल रहा है वही अच्छा है, चलो कम से कम भूख तो मिट रही है हमारी। तो बस उसी तरह यहाँ पर भी है कि मोनार्की को उन्होंने एडजस्ट कर लिया, बस उनकी जो नीड थी वो पूरा करने की कोशिश कर रहा है मोनार्की के रूप में नेपोलियन। जो सिस्टम था वहां पर जो गड़बड़ियां थी उसको उसने ठीक किया। किस रूप में? एडमिनिस्ट्रेटिव के रूप में। एडमिनिस्ट्रेटिव के रूप में क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव के रूप में चेंज किया? यही क्वेश्चन आपका आ जाता है, राइट। तो एडमिनिस्ट्रेटिव के रूप में क्या क्या चेंजेस किया कि वहां के जितने भी मेजर्स थे, वेट थे, सपोज कर लो कि आप सपोज कर लो हजारीबाग में है, आप यहाँ हजारीबाग में ट्रेडिंग किए, आपको यहाँ 5 रुपये लगा, आप सपोज कर लो 1 केजी तौलते हो तो 10 को सेव चढ़ा। फिर रामगढ़ चले गए या चरही चले गए, वहां पर आप 1 किलो चलते तो 20 सेव चढ़ गया, और पैसा भी कुछ लगा। रांची गए, मतलब इस तरह से वेट आपका अलग अलग होते जा रहा है सेम क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। तो यहाँ पे बिजनेसमैन लोग को भी बहुत दिक्कत होती है भाई कि एक ही जगह से जगह जगह हमको टैक्स अलग अलग देना पड़ता है, वेट भी अलग अलग है, नुकसान हो जाता है, कहीं फायदा होता है।
इन सारी चीज़ों को जब उसने दूर किया कि नहीं भैया आप यूनाइट हो गए। अब जैसे हम लोग कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में जाते हैं तो वेट अगर हम 1 kg कोई भी चीज़ आइटम लेना होता है 1 kg में जितना होगा उतना ही हमको मिलेगा। चाहे आप हजारीबाग में ले लो, चाहे जो है चेन्नई ले लो, पुणे ले लो, मद्रास ले लो, वॉट एवर, सब सेम होता है। और यहाँ पर सहूलियत भी होती है। क्यों? क्योंकि अंदर का फीलिंग्स है कि हम एक इंडियन के पार्ट हैं, हम एक बाउंड्री के अंदर है, हमारा सब कुछ सेम है। यहाँ भी फीलिंग्स आ रही है कि नहीं आ रही है? तो बस वही उसने वही किया कि भाई हम तो राजा बन जाएंगे लेकिन कुछ ऐसा काम कर देंगे कि जनता जो है आवाज ना उठाए। जनता को क्या चाहिए? अच्छे शासन चाहिए, मैं दूंगा। नेपोलियन ये चीज ने सोचा, तो नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करना शुरू कर दिया। ठीक है, जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस थे, तो गिल्ड क्या होता है? गिल्ड, GUILD, गिल्ड। ये गिल्ड होता है कि मर्चेंट का एक एसोसिएशन थी, ग्रुप थी, जितने भी मर्चेंट्स लोग होते थे, व्यापारी लोग, उनका ग्रुप थे, दैट इज कॉल्ड गिल्ड, राइट। तो ये मर्चेंट्स लोग को बहुत ही जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, तो इसको भी जो इन्होंने खत्म कर दिया। तो गिल्ड लोग भी अब यूनाइट हो गए, नहीं भाई अब बहुत अच्छा हुआ, फील कर रहे हैं बेटर, ये एक अच्छा शासन कर रहा है, गुड नेपोलियन गुड, वाह वाही लूट रहा है। ठीक है, दूसरी वे में इसने और क्या किया कि जितने भी आपको वहां पर क्या कहते हैं उसको, नेपोली कोड 1804 में, ये एक नंबर का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज नेपोली कोड, कब इंट्रोड्यूस किया था? तो 1884 फॉर 1 मार्क्स एग्जामिनेशंस में आता है। मैं बताते चलता हूं कि कहां कहां क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये नेपोली कोड आ गया 1804 में, लेकर के आया कि भाई कि जो पहले बर्थ के हिसाब से जो अपना अपना जो है उन लोग बेनिफिट उठाते थे लोग, अब बर्थ के द्वारा उनका बेनिफिट सब खत्म हो जाएगा। जैसे मोनार्की लोग थे, बर्थ बाय बर्थ उन लोग अपना, उनको बहुत सारी प्रिविलेजेस मिली हुई थी, सुविधा मिली हुई थी, भाई हम राजा हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, उनका बेटा भी आएंगे राजा हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब ये फीलिंग होती थी। अब ये फीलिंग खत्म कर दिया गया मोनार्की के नेपोलियन के द्वारा। तो बताओ जनता खुश होंगे कि नहीं होंगे? खुश होंगे, अडॉप्ट करेंगे मोनार्की को। चलो ठीक है, तुम राजा बन गए, कोई दिक्कत नहीं है, मोनार्की बन हो गया तुम, कोई दिक्कत नहीं है, हमको चाहिए जो लाभ वो हमको दे रहे हो, दैट इज गुड। ठीक है, तो उसने ये कर दिया। दूसरा चीज और उन्होंने क्या किया कि फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया। फ्यूडल सिस्टम आप समझते हो क्या होता है? फ्यूडल सिस्टम, ये भी एक टर्म्स है फ्यूडल। ठीक है, फ्यूडल एक यहां भी टर्म्स है, फ्यूडल क्या है तो वो देख ले, FEUDL, फ्यूडल, फ्यूडल सिस्टम। तो उस समय जब 18th सेंचुरी में हम देखेंगे कि वहां पर क्या था कि राजाओं लोग जो थे ना, तो उनके बहुत बड़ी टेरिटरी थी, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, सारा जगह फैला हुआ है। तो क्या यहां से कंट्रोल करना इतने बड़ा एरिया में संभव होगा? नहीं होगा। तो उसने क्या किया, अगर मान लो संभव भी हो जाता तो यहां आर्मी, यहां आर्मी, आर्मी, तो पैसा कहां से इतना देंगे, राइट। तो उसने क्या किया कि एक फ्यूडल सिस्टम लाया कि भाई कुछ जमीन दे देते थे और इस जमीन को बोलते थे लो भैया तुम यहां पर फार्मिंग करो, लेकिन हमको जब जरूरत होगी लड़ाई में तो तुम सारे लोग मुझे मदद करोगे। तो दोनों बेनिफिटेड है, ये भी बंदा खुश है कि भाई हमने यहां जमीन दे दी है, हम यहां का जो भी टैक्स उजा रहे हैं, राजा को जब मदद करेगी तो हम जाकर देंगे। दैट इज कॉल्ड फ्यूडल सिस्टम, राइट। तो ये फ्यूडल सिस्टम जो है नेपोलियन ने खत्म कर दिया। सर्फडम, एक वर्ड और आता है सर्फडम, ये सारे मीनिंग बहुत ही हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट रखता है। सर्फडम, SERFDOM, सर्फडम। सर्फडम क्या होता है? जिसको बंधुआ मजदूर समझते हैं ना, बंधुआ मजदूर, फिल्मों में भी देखते होंगे कि कई लोग जो हैं, आप जो है नई पिक्चर अगर देखे होंगे कटप्पा वाली, बाहुबली है, जो सर पर रखता है कि आपका पिता का बहुत मेरे पर बोझ है, वो कभी गुलामी से निकल ही नहीं पाता है कटप्पा। क्यों? उसका जो है गुलामी शुरू से चलती आ रही है। बस उसी समझिए सर्फडम, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हम आपके गुलाम हैं, हम आपके ही यहाँ रह गए। जैसे ये पुराने जमाने में हमारे एग्जिस्टेंस थे इंडिया में, कई आज़ादी से पहले जितने भी लैंड लॉर्ड्स थे तो उनकी खेती करते थे, तो उनके बेटा खेती करते रह जाते थे। दैट इज कॉल्ड सर्फडम। इसको भी खत्म कर दिया। तो बताओ नेपोलियन इतनी चीज कर रहा है रिफॉर्म्स, तो क्या पब्लिक उसको राजा के रूप में नहीं एक्सेप्ट करेगा? करेगा ना। जनता को क्या चाहिए? भलाई। और नेपोलियन को क्या चाहिए था? हमको राजा बनना। दोनों खुश हैं। लेकिन नेपोलियन, कहा जाता है ना कि अति का सर्वनाश होता है, तो नेपोलियन का भी सर्वनाश हो जाएगा इतने अच्छे चीज करने के बाद, क्योंकि जनता समझ में आ जाती है जनता को कि ये हमसे छल कर रहा है।
एक साइड जो है चॉकलेट देता है और एक तरह जो है थप्पड़ मारने का प्रयास करता है, साथ साथ दोनों चीज नहीं चल सकता। इसीलिए इन्होंने क्या किया, आगे हम लोग देखेंगे कि फिर क्या होता है, राइट। अब हम लोग देखेंगे, तो हम लोग बता दिए कि क्या 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 स्टैंडर्डाइज्ड मेजर शुरू कर दिया, बिजनेसमैन लोग के लिए जो है गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस खत्म कर दिया गया, ठीक है, बर्थ का जो था जो प्रिविलेजेस मिला था वो खत्म कर दिया गया, ट्रांसपोर्टेशन ईजी बना दिया गया था। तो ये सारी फैक्टर को मिला करके उसने ये रिफॉर्म्स शुरू किया और यही है नेपोली कोड 1804, राइट। लेकिन हम देखेंगे कि नेपोलियन को फिर बाद में लोग जो है पसंद क्यों नहीं करने लगे। इसलिए नहीं करने लगे क्योंकि नेपोलियन का लोभ बढ़ गया, लालच बढ़ गया। क्या चीज, कि हम एरिया को अपना बढ़ाएंगे, यहां से लेके पूरे जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं सबको जीतेंगे। विश्व विजेता बनने की ख्वाब जग गई। अब सपोज करो विश्व विजेता बनने के लिए क्या होगी, बड़ी आर्मी की जरूरत पड़ेगी। बड़ी आर्मी जब होगी तो उनको पैसे की जरूरत होगी। तो ये पैसे कहां से लाएंगे, टैक्स बढ़ा दो जी, जनता से ले लो, टैक्स बढ़ा दो, हेवी टैक्स, टैक्स वसूलने लगे, जनता नाखुश हो गए, राइट। भाई इतनी टैक्स कहां से दूंगा मैं, गलत है। इतना तो चलो ठीक है, टैक्स किसी तरह पे किया। अब ये क्या मजाल होगी भाई, आपके घर में कोई बच्चे जो है डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, और मैं जबरदस्ती उसको खींच करके ले जाऊं कि चलो बाउंड्री पर लड़ना है बिना परमिशंस के। आपके परिवार को कैसा लगेगा कि सर पागल हो गए हैं क्या, मेरे बच्चा को खींच के ले गए, पढ़ाते हैं करते हैं सब कुछ मीठा मीठा बोलते हैं, और जो है बाउंड्री पर ले गए मेरे बच्चे को। होस्टाइल, दे बिकम होस्टाइल अगेंस्ट मी, दुश्मनी निकालेंगे ना। वही चीज हुआ नेपोलियन के साथ, लोगों को खींच करके ले जाने लगे। अब नेपोलियन के अगेंस्ट में होने, नहीं भाई बहुत ज्यादा हो गया, अब नेपोलियन को भगाना पड़ेगा। सब गुस्सा में आ गए, ओके। तो ये सारी चीज जो है और ये जो काम किया, तो जितना भी रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किया, वो सारा धरा का धरा रह गया। और नेपोलियन को अपने देश से भी जितने भी टेरिटरी जो थे उसको हाथ धोना पड़ गया। तो एक फिगर आता है इसी से रिलेटेड, नेक्स्ट स्लाइड हम दिखाते हैं आपको। उसमें एक नेपोलियन का जो है, ठीक है, एक मैं स्लाइड दिखाता हूं, उसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट स्लाइड मैं करता हूं इसके। ये देखिए, ये फिगर आप देख रहे होंगे, ठीक है, ये फिगर जो देख रहे होंगे नेपोलियन, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि ये देखो, ये जो जितने भी ये जीता था ना टेरिटरी, वो लॉस्ट कर रहा है बेचारा, आगे अब झुक रहा है, मैं अब सरेंडर कर रहा हूं, मैं हार गया हूं, ले लो जितना भी लिया था सबको ले लो। इसीलिए कहा जाता है अति अच्छी चीज नहीं होती है। आप सबको भी देख लो, ज्यादा लोभ करना बुरी बला है। जितना था राजा बना हुआ था बेचारा, अच्छी जिंदगी काट सकता था, लेकिन जो है लोभ उसके ले मारा, विश्व विजेता बनने का लो, राइट। और फिर जो है कांग्रेस वियना होता है 1815 में, वो मैं फिगर बाद में दिखाऊंगा। फिलहाल आज के लिए बहुत ही हो गया, ठीक है। मैं अपने आप को इम्प्रूव करने का प्रयास करूंगा, टाइम फ्रेम के अंदर जो है समेटने की कोशिश करूंगा टॉपिक्स को। लेकिन होता क्या है कि बहुत कम समय में अगर हम वीडियो देने की कोशिश करेंगे तो बहुत कुछ स्किप हो जाएगी, और इसीलिए आज जो है मेरी जो स्पीच भी जो है थोड़ी सी फास्ट है, ताकि जो है मैं आप लोगों को बता सकूं। फिर भी अगर कोई कमी हो गई होगी, जिस चीज़ को कहीं समझ में नहीं आया होगा, वो कमेंट कर सकते हो बेझिझक। मैं उसको, उसके जो क्वेरीज हो और जो उनका कमेंट्स आएगा उस पर मैं विचार करके आगे का जो वीडियो है बनाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू। फिर से आप लाइक सब्सक्राइब करें, आपका ये लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मेरे लिए मोटिवेशन साबित होगा। थैंक यू, बाय बाय।